हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10, जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो इसकी यूनिट 1 में खास तौर से जो इंक्लूसिव एडुकेशन है यानी समावेशी सी शिक्षा है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसके क्या नीड्स हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उन सब के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे, जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको जनरल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। शिक्षा में समावेशन की अवधारणा। तो शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मूल अधिकार है। प्रत्येक बच्चे, उनकी इंटरेस्ट, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी नीड्स, उनकी एबिलिटी सब डिफरेंट होती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो एक साथ सब बच्चे को किस तरह से मिलकर पढ़ाया जाए। 1990 के मध्य में समावेशी शिक्षा का प्रचलन हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समावेशी शिक्षा स्कीम के अनुसार समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले सामान्य एवं विकलांग बच्चे, जनरल हो या वो हैंडीकैप्ड बच्चे हो, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाएं यानी कि इक्वल फैसिलिटीज़ के साथ एक साथ वो सीख सके। जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है स्कूल के अंदर, वहाँ पे वो सभी बच्चों के साथ मिलजुल करके सीख सके। अगर हम समावेशी शिक्षा के दर्शन की बात करें, फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पे ये दिया गया है सभी व्यक्ति को समान मानना है तथा प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों को सम्मान एवं महत्व देनी है। यह मानवाधिकार शिक्षा को दर्शाता है। इस दर्शन के अंतर्गत स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है, जहां सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जाएंगे, जिससे भविष्य में एक साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है बच्चे जो एक साथ रहकर सीखते हैं, वो एक साथ रहकर जीना सीख जाते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन के, समावेशी शिक्षा के, तो इसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक बच्चों को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट और इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करना। जो भी स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रेन होंगे उनको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। विशेष सहायता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहयोग में सभी की साझेदारी। समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवार एवं सामाजिक वातावरण की जानकारी रखना। प्रत्येक बच्चों को यह अवसर मिले कि वह आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, स्वयं निर्णय ले तथा जिम्मेदारी ले, दूसरों के साथ सहयोग की भावना हो, सभी प्रकार की शैक्षिक व पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो साथ भाग ले। अगर हम नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें यानी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, तो सभी बच्चे चाहे वो कैसी भी आवश्यकता वाले हो, उन्हें एक ही समाज में रहना है। सामान्य स्कूल तो सभी जगह हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ने से सामान्य मानसिक विकास संभव हो सकता है। सामाजिक एकीकरण इससे सुनिश्चित होती है एवं एक साथ पढ़ने से बच्चों में सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, आपसी सहयोग, सहानुभूति, त्याग, समायोजन जैसे जो क्वालिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होता है। शैक्षिक एकीकरण संभव है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता समानता समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा ही संभव है। तो ये बातें बताई गई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की विशेषता की बात करें तो प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास करता है कि सभी व्यक्ति पढ़े, जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सके। समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ाई करेंगे। इससे राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में राष्ट्र अवश्य ही डेवलप्ड होगा, विकसित करेगा। इसके अलावा हम बात करें तो सामान्य व्यवहार को प्राधान्यता, यह विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। स्वस्थ सामाजिक वातावरण तैयार होता है इससे। एक तरीके से हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट बनता है। सभी समान रूप से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जो भी रूढ़िवादी विचारधारा है वो ख़त्म हो जाती है। स्टीरियोटाइप जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं समाज के अंदर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक साथ पढ़ने से एक दूसरे की विशेषताओं को जानने का मौका मिलता है,
रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है, जो क्रिएटिविटी है उसे भी आगे बढ़ने का या बढ़ाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा मुख्यतः अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है। शिक्षा में समानता का अवसर जो अब तक अपंगों या विकलांगों को नहीं दिया गया था, उनको मूल रूप से ये अवसर प्रदान करने के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन लाया गया था। अब अगर हम बात कर ले डिफरेंसेस की, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में क्या डिफरेंस है। तो समावेशी शिक्षा जो है, इसमें हर तरह के बच्चे को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, बट उनके लिए सिलेबस अलग होता है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। टीचर जो है उनको स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, बट स्कूल सेम होता है। बट इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, एकीकृत शिक्षा में एक ही तरह के कैरिकुलम को, एक ही तरह के सिलेबस को हर बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, सबको एक ही तरह का जो है करिकुलम पढ़ाया जाता है। एकीकृत शिक्षा में ज़रूरी नहीं कि हर तरह से जो भी बैकवर्ड बच्चे हैं, चाहे वह मेंटली बैकवर्ड हो, इमोशनली बैकवर्ड हो, चाहे वह सोशली बैकवर्ड हो, उन सब बच्चों को ला करके पढ़ाया जाए। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह के बच्चों को, किसी भी तरह के डिफरेंसेस होंगे, उन बच्चों को एक ही साथ में एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट ज़रूरत पड़ने पे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सामान्य मानसिक विकास जो है इसके माध्यम से संभव हो पाता है, यह कम खर्चीला होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से एकीकरण जो है वो संभव हो पाता है। तो ये सब कुछ प्रकृति एवं विशेषताएं दी गई है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसको। यह शिक्षा अपंग बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, सबके लिए शिक्षा का अधिकार का अनुपालन करती है। यह पद्धति जो है, इंपोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। क्या इंपोर्टेंस है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है इसके माध्यम से, यह आपस में हीनता की भावना को कम करने में मदद करता है, एक साथी समूह का निर्माण हो पाता है, इससे बच्चे एक साथ रहना सीख जाते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्या उद्देश्य हैं वो बताया गया है। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल रिटार्डेशन, मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो विशिष्ट शिक्षा में जो मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति में न्यूनता से है। जो मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें लेवल कम होता है, ग्रोथ धीरे धीरे होता है, तो हम उसको मेंटल रिटार्डेशन कह सकते हैं। मानसिक जो मंदिता यानी मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे की जो IQ लेवल होती है वो जनरल बच्चों की बुद्धि लाब्धि से कम होती है। मानसिक विकलांगता वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में बाद में बैठना, घुटनों के बल चलना, देरी से बोलना, ये सब सारे चीज़ सीखते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों से अभिप्राय उन बालकों से है जिसमें औसत से कम बुद्धि लाब्धि की उपस्थिति के अतिरिक्त समायोजित व्यवहार संबंधित जो डिसेबिलिटीज़ है वो भी होता है। सामान्य बुद्धि लाब्धि जो है वो 90 से 110 के बीच मानी जाती है। अगर हम अमेरिकन एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने जो डिफिनेशन दी है मेंटल रिटार्डेशन से तात्पर्य उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्था में प्रकट होती है तथा उनके अनुकूलित व्यवहारों में हाथ से संबंधित होती है। यहाँ पे एक और डिफिनेशन दी गई है JD पेज के अनुसार, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी एक्ट के अनुसार जो डिफिनेशन दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
क्रो एंड क्रो के शब्दों में अगर हम बात करें तो जिन बालकों की बुद्धि लामदी 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रेन कहते हैं, जिनकी आईक्यू लेवल 70 से नीचे होती है। यहाँ पे एक और डिफिनेशन दिया गया है तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। ऊपर में कुछ डिफिनेशन दी गई है, उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि लामदी यानी आईक्यू जो है वो 70 या उससे कम होती है। वे समाज की मान्यताओं, वैल्यूज़, आइडियोलॉजी के अनुरूप जो है बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मानसिक विकास 18 से 19 साल तक मैक्सिमम मतलब कंप्लीट हो जाता है। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। वे अधिक समय तक किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। मानसिक मंदन के शिकार बच्चे अपने आप से या अपने परिवेश से समायोजित होने में काफ़ी कठिनाई या असमर्थता अनुभव करते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों की थी। इनकी जो स्मृति स्तर होती है वो निम्न होती है, मेमोरी लेवल। इनका जो थिंकिंग लेवल है या थिंकिंग करने का जो एबिलिटी है वो भी बहुत कम होता है। इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका जो भाषा कौशल है वो भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। इसमें बार बार अभ्यास या दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। ये विफलता से डरते हैं और तुरंत सफलता प्राप्त कर लेना चाहते हैं। शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, कार्य करने में इन्हें प्रॉब्लम फेस होती है, समस्या होती है। अधिगम की क्षमता कम होती है, ये कम लर्निंग कर पाते हैं। संवेगात्मक रूप से ये अनस्टेबल होते हैं। सामाजिक व्यवहार में ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, कुशल नहीं होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनके। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, रिकॉग्निशन। तो हम जानते हैं कि उसकी बुद्धि लाब्दी जो है वो कम होती है। तो हम उनकी बेसिस पे जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंक ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट है, फिगर ड्राइंग टेस्ट है, इन सब के थ्रू हम मेंटली रिटार्डेड बच्चे की पहचान कर सकते हैं। अगर हम काउजेस की बात करें मेंटली रिटार्डेड बच्चों के, तो जो बर्थ से पहले के कारण है, जन्म के पूर्व के कारण है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हेरिडिटी। बच्चे अपने माता पिता से जीन के थ्रू बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को अचीव करता है। अगर माता पिता के गुण सूत्रों में कोई विसंगतियाँ होती हैं, कमियाँ होती है, तो इसका बुरा असर बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है और वह मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। जन्म से पहले माँ को कई सारी जांचों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से होकर गुजरना होता है। इसका भी विपरीत प्रभाव बच्चों के मानसिक विकास पे पड़ता है। इसके अलावा गर्भधारण के समय माता के शरीर में किसी संक्रमण के कारण भी बच्चों पे इसका इफ़ेक्ट होता है। अगर कुछ डिजीज़ जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, ऐसी कुछ बीमारियां अगर माता पिता को होती है तो बच्चों को पूरी तरह से डाइट नहीं मिल पाता है, जिसका इफ़ेक्ट जो है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है। गर्भवती माता द्वारा अगर शराब, सिगरेट, नशीली दवाइयों का सेवन या कम उम्र में भी गर्भधारण के कारण भी मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे हैं वो पैदा हो सकते हैं। अगर जन्म के समय के काउजेस की बात करें तो बच्चों जन्म के निर्धारित समय से अगर पहले पैदा हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या बच्चों के वेट में अगर कमी होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, मानसिक रिटार्डेशन हो सकता है। अगर अनट्रेंड लोगों से अगर हम डिलीवरी कराते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट यानी कि जन्म के बाद के कारण की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे सहसावस्था में इधर उधर परे शीशा, पेंसिल आदि के टुकड़े खा लेते हैं। बच्चों को अगर बैलेंस डाइट ना मिले तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों में डिजीजेस हो जाएंगी तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे काउजेस दिए गए हैं कि
कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जिसकी वजह से वो जनरल बच्चों से अलग होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, मतलब उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकता है वो, सोशल एंड इमोशनल इनएडिक्वेंसी यानी कि सामाजिक व संवेगात्मक अनुपयुक्तता, यानी पर्सनालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर ये बातें आती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, लिमिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली रिटार्डेड बच्चों की। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत कमी होती है उसमें सृजनात्मकता की। फिजिकल इन्फेरियोरिटी यानी कि शारीरिक हीनता होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा, मतलब स्पेशल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। तो स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है, क्योंकि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग शैक्षिक मार्ग की आवश्यकता होती है। अगर जेडी हंट की बात करें तो इन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षण वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। यहाँ पे शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो वो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं महत्व, तो क्या प्रकृति है, क्या महत्व है, वो बताया गया है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, विशेष पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो ये सब पॉइंट्स दिया गया है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताएं जो है वो दी गई हैं। उद्देश्य क्या है वो बताया गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये सब उद्देश्य है। आत्मविश्वास का विकास करना, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। तो ये कुछ विशिष्ट बच्चों के बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हियरिंग इम्पायरमेंट मीनिंग स्ट्रेटेजीज फॉर एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन। वैसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है उसकी शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हमारा संसार डाइवर्सिटीज़ से भरा हुआ है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो वैसे बालक जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है उन्हें हम हियरिंग इम्पायर्ड कहते हैं। तो ये बताया गया है कि जो ऊंचा सुनते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग कहा जाता है उनको। कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी गई है। श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं। किस तरह के बालक को हम श्रवण विकलांग कहेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। श्रवण बाधित यानी 27 से 40 डेसिबल जो होगा वो सामान्य स्तर के बाद आसानी से सुन लेते हैं, किंतु धीमे स्तर पर बोलने से सुनने में कठिनाई होती है। 40 से 55 डेसिबल वाले सामान्य वार्तालाप सुनने में कठिनाइयाँ होती हैं, उनको दूरी से वार्तालाप सुनने में कठिनाइयाँ होती है। 55 से 70 डेसिबल जो है वो काफ़ी ऊंचा बोलने पे ही उनको सुनाई देता है। और 70 से 90 डेसिबल जो होते हैं ये श्रवण यंत्र के साथ ही वो सुनने में
किसी चीज़ को वो सुन सकते हैं। कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है श्रवण बाधिता का, तो वो बताया गया है। जन्म के पूर्व के कारण है, जन्म के समय के कारण है, जन्म के बाद के क्या कारण है वो बताया गया है। यहाँ पे विशेषता बताई गई है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि जो हियरिंग इम्पायर्ड बच्चे हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जो हियरिंग इम्पायर्ड बच्चे हैं उनकी शिक्षण प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो वो बताया गया है यहाँ पे। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आराम से उसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। तो इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई है। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गरिमा को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय नीति यह मानता है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को समान अवसरों, अनेक अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण भागीदारी का प्रयास करना चाहिए। विकलांग के लिए नीति स्पष्ट रूप से एक संयुक्त वसुसंगति समाज बनाने पे बल देता है। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में क्या क्या बातें कही गई हैं वो बताया गया है यहाँ पे, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से। विकलांग व्यक्तियों को समान व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार, विकलांगजनों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार, ये सब सारे अधिकार जो है राइट्स दिए गए हैं विकलांग बालकों को डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के तहत, तो वो बताया गया है। प्रत्येक विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो ये सब कुछ जो स्कीम्स वगैरह चलाई गई है विकलांग वालों के लिए वो सब दिया गया है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा में विकलांग बालकों को छूट दिया गया है, कई जगहों पे उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो बातें कही गई है वो यहाँ पे दिया गया है।